वेलकम टू द चैनल BGMS एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे MMR 1961 का चैप्टर 11 माइंड वर्किंग का। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। रेगुलेशन नंबर 110, प्रोडक्टिव वर्क बिफोर माइंड इज क्लोज। मतलब कौन से वर्क अपने को करना चाहिए जब माइंड बंद होने वाली है। मतलब ऐसा तो नहीं कि माइंड बंद होने वाली है तो सीधा ओनर, एजेंट और मैनेजर माइंड बंद कर दे। उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि अंडरग्राउंड जैसे माइंड से, ओपन कास्ट माइंड से जिसमें अपन कैसा एक्सक्वेशन निकालते, तो उसको और भी कुछ भरना है, फिर उसमें प्रोडक्टिव वर्क करना चाहिए जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। चीफ इंस्पेक्टर रिक्वायर, मतलब माइन ओनर, चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो माइन ओनर को अंडर रेगुलेशन 6 टू बी कंस्ट्रक्ट प्रोडक्टिव वर्क विद इन गिवन टाइम, following which the chief inspector may get the worker executed by other agency and such cost as certified by chief inspector shall be paid by mine owner or can be recovered from the owner as a area of land revenue। चीफ इंस्पेक्टर चाहे कि माइन ओनर को कि वो अपने कुछ प्रोडक्टिव वर्क कंस्ट्रक्शन करे इतने गिवन टाइम, मतलब इतने गिवन टाइम में वो वर्क कंप्लीट करे। और चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो ये वर्क कोई दूसरी एजेंसी से भी करा सकता है, और उसका जो कॉस्ट है वो पेड उसे ओनर से किस में लेगा, तो अर्लियर ऑफ लैंड रेवेन्यू लेगा। मतलब चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो ओनर से प्रोडक्टिव वर्क करा सकता है माइन क्लोज होने से पहले, और चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो कोई और एजेंसी से भी करा सकता है मतलब वर्क। और उसको पेड कौन करेगा, तो ओनर करेगा एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। रेगुलेशन नंबर 111, वर्किंग नियर माइंड बाउंड्रीज। इसमें कुछ नहीं, 7.5 मीटर याद रखना है। ओनर एजेंट ऑफ जो ओनर एजेंट ऑफ और मैनेजर है सारे माइंस के, उसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होना चाहिए। कोई भी वर्किंग जो माइंड बाउंड्री है उसको 7.5 मीटर के पास नहीं आना होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जैसे ये माइंड बाउंड्री, ये माइंस है, समझ लीजिए माइंस बाउंड्री है, माइंस का ये एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक के। तो माइंड बाउंड्री से अपने को 7.5 मीटर यहाँ तक ही लेना है अपने को। माइन बाउंड्री तक के अपने को पूरा पिलर खाना नहीं है। कोई भी चीज को 7.5 मीटर पहले ही अपने को छोड़ देना है। मतलब माइन बाउंड्री जैसे जैसे ये माइन बाउंड्री है, यहाँ से 7.5 मीटर अपने को यहाँ तक के आपको परमिशन है मतलब एक्सक्यूशन करने की, वहां से 7.5 मीटर तक के नहीं है। ठीक है। और अगर डिस्प्यूटेड बाउंड्री है फॉर वर्किंग क्लेम्ड बाय द ओनर ऑफ एडजस्टमेंट, मैं समझ लो ये दो माइंस है, ए और बी। ये बोलता है कि ये वाली बाउंड्री मेरी है, बी बोलता है वाली बाउंड्री मेरी है, और दोनों में अगर क्लेम चल रहा है, वो क्लेम हो रहा है, तो 7.5 मीटर या डिस्प्यूटिंग बाउंड्री से भी 7.5 मीटर, जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है तो 7.5 मीटर पहले उसको नहीं खाना है, और 7.5 मीटर ही छोड़ेगा। ठीक है। इफ नॉट फॉलो चीफ इंस्पेक्टर में रिक्वायर टू ओनर टू कंस्ट्रक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्टिव वर्क विद इन गिवन टाइम। अगर ओनर ने ये फॉलो नहीं किया तो चीफ इंस्पेक्टर बोल सकता है ओनर को कि आप इतने टाइम में ये सब प्रोडक्टिव वर्क करके दिखाओ मुझे। चीफ इंस्पेक्टर में परमिट एनी शॉर्टर डिस्टेंस देन 7.5 और रिक्वायर लार्जर डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर फ्रॉम द बाउंड्री। चीफ इंस्पेक्टर परमिट कर सकता है कि 7.5 मीटर से कम, चलो यार तुम 7.5 मीटर से कम मतलब 3.5 मीटर कर लो, 3.5 मीटर का पिलर छोड़ दो। ओनर को अगर कोई समझ लो जैसे गोल्ड माइंस है वो, और वहां का मतलब गोल्ड खाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.5 मीटर छोड़ना मतलब बाउंड्री से, मतलब पूरे एरिया में मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि उसमें अगर कोई कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मिनरल है और उससे उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है खाने से, मतलब वहाँ का जो मिनरल्स है, तो जब ओनर चाहे तो शॉर्टर शॉर्टर डिस्टेंस भी अप्रूव कर सकता है कि 7.5 मीटर से कम का डिस्टेंस में तुम खा लो। और 60 मीटर तक के भी लार्जर डिस्टेंस भी कर सकता है कि 60 मीटर तक के आपको बाउंड्री से छोड़ना है। मतलब कोई भी चीज अगर उसको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, तो वो बोल सकता है कि 60 मीटर तक के आपको बाउंड्री तक का छोड़ना है। ये भी वो बोल सकता है अगर उसको लगता है तो चीफ इंस्पेक्टर को। ऐसा है रेगुलेशन नंबर 111, मतलब 7.5 मीटर डिस्प्यूट, मतलब फिक्स्ड बाउंड्री डिस्प्यूटेड बाउंड्री से, और given by the owner। रेगुलेशन नंबर 112, सपोर्ट्स ऑफ वर्किंग। जो वर्किंग में जब हम सपोर्ट लगाएंगे उसके बारे में दिया है। द रूफ और बैक और हैंगिंग वॉल, फुटवॉल एंड साइड्स ऑफ एवरी रोडवे एंड वर्किंग प्लेस एनी एयरवेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज टू सेकंड आउटलेट शैल बी केप्ट सिक्योर। जो सेकंड आउटलेट्स का कोई भी हैंगिंग, मतलब जो रोडवेज है, ट्रेवलिंग रोडवेज जो सेकंड आउटलेट्स पे, रूफ, बैक, हैंगिंग वॉल, फुटवॉल, ये सब जो साइड्स है या फिर साइड्स है कोई भी रोडवेज की, और वर्किंग प्लेस और कोई भी एनी एयरवेज जहाँ से एयर पास होती है, और कोई भी ट्रेवलिंग लैंडवेज जो सेकंड आउटलेट्स को है, उसको अपन सिक्योर रखना पड़ेगा। मतलब उसमें प्रॉपर अपन को कोई चीज प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर सिक्योरिटी से मेंटेन रहे।
Regional inspector may require owner agent or manager to provide support in accordance with any specified code of timbering rules. अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो ओनर एजेंट मैनेजर को बोल सकता है कि आप टिम्बरिंग रूल्स के हिसाब से सपोर्ट को डिजाइन करें. The manager shall give the copies of such code of timbering rules to assistant manager or underground manager and to all supervising official and post such copy at conspicuous places in mind for compliance. तो मैनेजर चाहे तो जो टिम्बरिंग रूल्स की कॉपी है वो असिस्टेंट मैनेजर या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर और सारे सुपरवाइजिंग ऑफिशियल को दे सकता है और कॉपीज को इम्पोर्टेंट प्लेस में पोस्ट करे ऐसा बोल सकता है. रेगुलेशन नंबर 130 सेटिंग ऑफ सपोर्ट टिम्बर सपोर्ट क्रीप सेट फिक्स टाइप सपोर्ट शैल बी set on a secure foundation and be tightened or replaced on becoming loose और ब्रोकन. जो टिम्बर सपोर्ट है क्रीप सेट है पिक पाई सपोर्ट है उसको एक अपन ने सिक्योर फाउंडेशन तक से रखना चाहिए और उसको टाइटन करना चाहिए और रिप्लेस करना चाहिए अगर लूज या फिर ब्रोकन होता है तो. ओनली रेक्टेंगुलर फीचर्स टू बी यूज एज अ मेंबर ऑफ क्रीप सेट और फिक्स टाइप. सिर्फ रेक्टेंगुलर पीसी अपन को यूज करना है. क्रीप सेट ऑफ पिक टाइम है. साइड्स ऑफ ए पैक सपोर्ट शैल बी बिल्ट ऑन सिक्योर फाउंडेशन. जो कोई भी पैक सपोर्ट है तो उसको अपन एक सिक्योर फाउंडेशन में बिल्ड करेंगे. द पैक टू बी फिल्ड विद डेब्रिस और अदर इनकम्बस्टिबल मटेरियल केप्ट टाइप. कोई जो पैक है जो भी मतलब कोई भी अगर अपने को पैक दिखता है तो उसको अपन को डेब्रिस या फिर कोई दूसरे इनकम्बस्टिबल मटेरियल जो मतलब जले ना ऐसे मटेरियल से करना है और उसको टाइट करना है फिक्स करना है अपने को. वेयर सैंड इज स्टोर्ड फॉर सपोर्ट इट शैल बी प्लेस्ड टाइट. कोई सैंड को अगर स्टोविंग के लिए अपन यूज कर रहे हैं तो उसको टाइट अपने को फिक्स करना है. आपने सैंड स्टोइंग देखे होंगे माइंस में होती है तो उसको टाइट सैंड स्टोइंग हो. एट प्लेसेस वेयर फॉल ऑफ ग्राउंड इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट और ब्रेकेज ऑफ सपोर्ट हैज ऑक्योर्ड नो वर्क ऑफ क्लियरिंग द फॉल टू बी डन until the newly exposed roof or back or hanging wall or foot wall or side has been examined and made safe by temporary support. अगर माइंस में कोई प्लेस है जहाँ पे फॉल ऑफ ग्राउंड मतलब कोई भी अगर सपोर्ट अगर का ब्रेकेज हुआ और जिसकी वजह से ऊपर से कुछ भी चीज अगर गिरती हुई ग्राउंड पे तो नो मतलब वो वॉल मतलब वो फॉल को जो क्लियर तब तक नहीं करेंगे जब तक आपने देखेंगे कि जो हैंगिंग वॉल फुट वॉल साइड्स है वो और जो सपोर्ट्स है वो टेम्पररी सही है. मतलब समझ लो ये अपना रूफ है. ठीक है. रूफ में से यहाँ से जो रॉक है गिर गई यहाँ नीचे और सपोर्ट जो रिच में लगा था सपोर्ट भी गिर गया यहाँ पे. तो अपने को तब तक के ऐसा नहीं कि सपोर्ट जैसे गिरा तो अपन आए और वो जो रॉक्स है उसको हटाना चालू कर दिया. ऐसा नहीं. अपने को जो जो ये एक्सपोज रूफ हुआ है उसको अपन को चेक करना है कि वो बराबर है क्या. ऐसा नहीं है कि अपन उठाए और सीधा ही गिर जाए. तो सारे हैंगिंग वॉल फुट वॉल और एक्सपोज रूफ को अपने एग्जामाइन करेंगे और उसको टेम्पररी सपोर्ट से अपन सेव करेंगे. रेगुलेशन नंबर 114 Steep working. Adequate precautions shall be taken to prevent dangers to person from falling or rolling of timber, tools or other appliances in the working inclination of 30 degree or more from horizontal. अगर 30 डिग्री से ज्यादा का एंगल है और वहां पे अपने को चलना पड़ रहा है तो वहां पे अपने को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि कोई पर्सन कोई अपना गिरे ना. फॉल होके ऐसा अगर फॉल गिरा तो ऐसे पूरा रोल होके वापस जाएगा. तो कोई टिम्बर मतलब कोई लकड़ी की चीज या फिर टूल्स या फिर दूसरे अप्लायंसेस गिरे ना. 30 डिग्री से ज्यादा अपने को प्रिकॉशन लेना है कि falling or rolling of timber ना हो. No person shall work at any place having an inclination of 45 degrees or more from the horizontal. कोई भी पर्सन को अलाउ नहीं करना है कि वो काम करे 45 डिग्री या फिर उससे ज्यादा के इंक्लिनेशन पे. वेयर ही इज लाइकली टू स्लिप और ओवर बैलेंस मतलब वो कहीं पे अगर स्लिप होता है या फिर गिरता है या फिर ओवर बैलेंस होता है अनलेस ही सिक्योर्ड बाय सेफ्टी बेल्ट. जब तक कि उसको सेफ्टी बेल्ट से अपन सिक्योर न करे तब तक कि उसको अपने को परमिट नहीं करना है. मतलब कोई भी पर्सन 45 डिग्री के एंगल से ज्यादा काम नहीं करेगा. अगर वो उसको काम करना है तो उसको कम से कम सिक्योर बेल्ट सेफ्टी बेल्ट या फिर लाइफ लाइन या फिर अदरवाइज सेफ गार्ड्स की यूज करना है. मतलब 30 डिग्री से अगर ज्यादा का एंगल रहा तो अपने को प्रिकॉशन लेना है कि वो रोल ना हो. और अगर 45 डिग्री से ज्यादा का एंगल है तो अपने को सेफ्टी बेल्ट यूज करना है. Regulation number 115 fencing and gates. Top of every open cast working shall be securely fenced. कोई भी टॉप है अगर ओपन कास्ट वर्किंग का तो उसको अपना फेंसिंग करेंगे. In an excavation extend within 15 meter from a public road or any building, sufficient fencing shall be erected around the excavation. If the subsidence on the surface has been taken place likely to endanger persons, the owner agent or manager shall keep the entire surface area सेक्युलरली एंड इफेक्टिव फेवेज्ड. मतलब जो ओपन कास्ट वर्किंग है उसको तो फेंस करेंगे. अब कोई भी एक्सकवेशन जैसे पब्लिक रोड है या फिर ये बिल्डिंग है और यहाँ पे अपना एक्सकवेशन चल रहा है माइन चल रही है तो अगर ये 15 मीटर के बीच में 15 मीटर में आता है बीच के उसके घेरे में अपने ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. जो बिल्डिंग है वहां पे फेंसिंग कब लगाएंगे और ये जो अपना जो रेलवे है पब्लिक रोड है या फिर कुछ भी है फेंसिंग का प्रोविजन 15 मीटर का है और उसमें मतलब प्रॉपर प्रिकॉशन लेने का प्रोविजन है 45 मीटर के इसमें अलाउड नहीं है. मतलब कोई भी रेलवे रोड और रिवर या फिर कोई भी चीज में तो और अगर कोई बिल्डिंग या फिर परमिशन अगर अलाउड भी होती है
समझ लीजिए जैसे पब्लिक रोड कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे परमिशन अलाउड हो रही है, और तो 15 मीटर के अंदर अगर आप एक्सक्यूशन कर रहे हो तो अपने को 15 मीटर मतलब वहाँ पे फेंसिंग प्रोवाइड करना है। तो रेलवे रोड और पब्लिक मतलब वहाँ से 45 मीटर में कोई वर्किंग नहीं होती है होंगी। चीफ इंस्पेक्टर अगर अलाउ करता है कि 45 मीटर से अगर कम में कोई वर्किंग है उसको अलाउ करता है, तो 15 मीटर का वर्किंग अगर कोई आता है तो उसको प्रॉपर फेंसिंग अपने को प्रोवाइड करना है। सब्सिडेंस ऑन सरफेस एंड टेकन प्लेस लाइकली टू एंटर एंडेंजर पर्सन और कुछ सब्सिडेंस हो जाता है, समझ लो ये वर्किंग है, यहाँ का नीचे का आपने पूरा कोयला खा लिया या फिर कोई भी मैग्नीज खा लिया या फिर कोई भी मिनरल खा लिया और वहां से सब्सिडेंस हो जाता है, मतलब जो जमीन ऐसी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो पर्सन है उनको एंडेंजर होता है, कोई भी इंसान आ रहा है और गड्ढे पे गिर जा रहा है, तो उन्होंने एजेंट और मैनेजर की मतलब वो जो सरफेस है उसको सेक्युरली फेंस और इफेक्टिवली फेंस करेगा। तो फेंसिंग में अगर आया तो 15 मीटर आग बंद करके लगा देना, क्योंकि 15 मीटर के बीच में कोई भी चीज में फेंसिंग यूज होती है पब्लिक रोड और बिल्डिंग के। Parts of a mines not used for any purpose shall be provided with fence, barrier or gate to prevent person from inadvertently entering the parts। जो पार्ट्स ऑफ माइंड है जिसको अपन यूज नहीं कर रहे हैं उसको अपने को फेंसिंग प्रोवाइड करना है। गेट बैरियर मतलब उसको बैरियर या फिर गेट प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंटली कोई पर्सन वहां पे आए और एंटर हो और उसको कोई हानि ना पहुंचे, उसके लिए बोले। बिफोर ए माइन इज अबंडेंट और वर्किंग देयर इज डिसकंटिन्यूड, मतलब कोई माइंस अगर बंद होती है या फिर वर्किंग डिसकंटिन्यूड होती है तो ओनर एजेंट और मैनेजर शेड प्रोवाइड फॉर परमानेंट फेंसिंग एट द टॉप ऑफ एंट्रेंस ऑफ एवरी शॉप। जो ओनर एजेंट और मैनेजर है वो जो फेंसिंग के मतलब फेंसिंग अपने जो टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट को फेंस करेगा, इंक्लाइन और अदर ओपनिंग इन द माइन टू प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम फॉलिंग और एंटरिंग और इनटू और एंटरिंग द माइंस। मतलब कोई भी अगर वहाँ पे शाफ्ट यूज होता है, वहाँ जहाँ पे इंक्लाइन होती है या फिर कोई दूसरी ओपनिंग यूज होती है एडिट या फिर कोई दूसरी चीज, तो वहाँ पे पर्सन वहाँ से फॉल ना हो, ऐसा ना हो कि एंटर होकर सीधा फॉल हो जाए, तो उसके लिए अपने को फेंसिंग प्रोवाइड करना जरूरी है। रेगुलेशन नंबर 116 एग्जामाइन बाय माइनमेट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें 2 4 यूज हुआ है, मतलब ये जो 2 आवर्स लिखा है 4 आवर्स लिखा है तो ये प्रॉब्लम होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से अपन आज इसके जो डाउट्स है वो पहले क्लियर करेंगे। रेगुलेशन नंबर 116 एग्जामिनेशन बाय माइनमेट। माइनमेट मतलब फोरमैन के नीचे और ब्लास्टर के ऊपर जो वाला जो ऑफिशियल रहता है उसको अपन माइनमेट बोलते हैं। इसका काम बस इंस्पेक्शन करना रहता है। एवरी प्लेस इन ए माइन, हर प्लेस माइंस में जहाँ पे वर्क इज कैरी डाउन, जहाँ पे वर्क काम होता है, और वेयर पर्सन आर स्टैंड मतलब पर्सन को रोकते हैं और रिक्वायर्ड टू पास मतलब वहां से पास होते हैं, शेल बी प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ ए माइनमेट और ए कॉम्पिटेंट पर्सन। वो उस माइनमेट के चार्ज में रहेंगे या तो कॉम्पिटेंट पर्सन में रहेंगे। At 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 entrance to every mines or district, one or more station of suitable style shall be fixed by manager and legibly marked station to accommodate all employed person in a district in any one shift। जैसे कोई माइंस है तो माइंस के जो एंट्रेंस है मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है माइंस, तो वहां पे अपने को एक प्लेस फिक्स करना है, मैनेजर प्लेसेस फिक्स करेगा और वहां पे लिखेगा स्टेशन, जहाँ पे ऑल पर्सन वहां पे आया, मतलब वहां पे टाइम पे डिस्ट्रिक्ट में या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट है मतलब समझ लो डिस्ट्रिक्ट मतलब कोई जैसे दो माइंस में दो जगह काम हो रहा है, वहां पे भी एक एक जगह अपने को स्टेशन रखना पड़ेगा जहाँ पे सारे लोग शिफ्ट में अकोमोडेट हो, मतलब रुके वहां पे बैठे। क्या होता है ब्लास्टिंग के समय सबको अलग अलग भेजने से अच्छा एक प्रॉपर एक सेफ प्लेस स्टेशन में अपन रख सकते हैं, तो उसके लिए वो स्टेशन बोला है कि जो मैनेजर कौन फिक्स करेगा, तो मैनेजर फिक्स करेगा। No person other than mate or competent person or official can pass beyond any station until all roadways places have been examined by competent person in charge of district and found to be ventilated and in safe condition, not for a continued shift working। कोई भी पर्सन मेट के सिवाय या फिर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर कोई ऑफिशियल के सिवाय वो स्टेशन के आगे पास नहीं होगा। पास होगा तो कौन होगा, मेट होगा या तो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा या तो कोई ऑफिशियल होगा। ठीक है। मतलब कब वो पास कर सकते हैं कि जब तक ऑल रोडवेज या फिर वर्किंग प्लेस जो एग्जामिन कर रहा है कॉम्पिटेंट पर्सन की है, जिसके जो चार्ज है डिस्ट्रिक्ट का, उसको मिल जाए कि वो जो प्लेसेस है वेंटिलेटेड हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो वहाँ पे और सेफ कंडीशन में हो। माइनमेट और कॉम्पिटेंट पर्सन ये विद इन टू आवर्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ए वर्क इन एनी शिफ्ट, मतलब जो माइनमेट या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन है तो 2 घंटे पहले मतलब शिफ्ट में, जैसे 8 घंटे की शिफ्ट है, जैसे सुबह 8 से लेके 4 उसकी शिफ्ट है, तो शिफ्ट स्टार्ट होने से मतलब 8 से 10 के बीच, मतलब 2 घंटे के अंदर वो इंस्पेक्शन करेगा जो उसको डिस्ट्रिक्ट असाइंड हुआ है। क्या क्या इंस्पेक्शन करेगा विद रिगार्ड्स टू वेंटिलेशन, सैनिटेशन,
प्रेजेंस ऑफ गैसेस, वेंटिलेशन देखेगा, सैनिटेशन मतलब कोई किसी ने कोई टॉयलेट या फिर कोई दूसरी चीज तो किया नहीं है, मतलब गैसेस देखेगा, प्रेजेंस ऑफ गैसेस, द स्टेट ऑफ रूफ एंड स्लाइड्स, मतलब जो रूफ है और साइड्स है उसको देखेगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग देखेगा कि अपने आप को यहाँ कहीं आग तो नहीं लग रही है, और एनी फायर रिस्क मतलब और कोई रिस्क तो नहीं है, टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पर्सन, मतलब ये पर्सन ऑफ सेफ्टी के लिए देखेगा, मतलब ये 8 से 10 के बीच में इतनी सारी चीजें चेक करेगा, वेंटिलेशन से लेके अपना सेफ्टी ऑफ पर्सन के लिए कोई फायर रिस्क को चेक करेगा, ठीक है। सिमिलर इंस्पेक्शन टू बी मेड एटलीस्ट इन वंस इन एवरी 4 आवर्स, सिमिलर इंस्पेक्शन जैसे 8 से 10 के बीच में वो ये वाला इंस्पेक्शन करेगा, सिमिलर इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद में 10 से जो 2 का टाइम है वापस से वो सारे इंस्पेक्शन करेगा, मतलब 10, 11, 12, 1, 2 मतलब 4 घंटे में उसको वापस से ये सब इंस्पेक्शन करना है। पहले 8 से 10 के बीच में इंस्पेक्शन करेगा, फिर सबको बोलेगा कि चलो अंदर आ जाओ, फिर उसके बाद में नॉर्मली 10 से 2 के बीच में वो चेक करेगा कि प्रॉपर मतलब ये सब बरोबर है क्या, जो माइनमेट और फोरमैन का जो अपॉइंटमेंट है वही वो सेफ्टी के रिगार्डिंग हुआ है, ये सब सेफ्टी के देखना है, मतलब समझ गया। अभी 8 से 10 के बीच में पहले ये सब चेक करेगा, फिर 10 से 2 के बीच में वापस से ये इंस्पेक्शन चेक करेगा, फिर 2 से 4 के बीच में वापस से उसको और एक बार चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मतलब उसको कम से कम एक शिफ्ट में कम से कम वो 3 बार उसको चेक करना है कि प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। उसके बाद में दूसरा अलाइनमेंट आएगा तो सेम टू सेम वही भी 4, जैसे उसकी 4 से 12 शिफ्ट है तो 4 से 6 एक बार चेक करेगा, फिर 6 से 10 और एक बार चेक करेंगे ये सब चीजें, फिर 10 से 2 के बीच में और एक बार चेक करेगा। फॉर ए सिंकिंग शाफ्ट, मतलब जहाँ पे शाफ्ट बन रहा है तो कॉम्पिटेंट पर्सन और चार्जमैन, जो कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर कोई भी चार्ज है वहाँ पे, वो शेल बी इन चार्ज एंड रिमेन वाइल पर्सन एट वर्क एट शाफ्ट बॉटम। वो जो इंचार्ज रहेगा वो तब तक नहीं वहां पे तब तक रहेगा वर्क में जब तक वो पर्सन वर्क कर रहे हो शाफ्ट के बॉटम में। ही शेल बी लास्ट पर्सन टू असेंड द शाफ्ट एट द शिफ्ट एंड एनी हैंडओवर। तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन और चार्जमैन है वो सबसे आखिरी पर्सन होगा एंड में बाहर आने के लिए, ऐसा नहीं कि वो पहले बाहर आ जाए और फिर सबको किसी को पता नहीं है वहाँ पे क्या प्रिकॉशन लेना है और वो लोगों को प्रॉब्लम जाए, तो वो सबसे लास्ट में होगा वहां पे आने के लिए। He shall examine the side of his shaft and remove loose pieces before person are allowed to descend. वो एग्जामाइन करेगा जो शाफ्ट के साइड से उनको, और जो लूज पीसेस है वो मतलब जो पर्सन को जाने से पहले, नीचे जाने से पहले वो देखेगा कि जो शाफ्ट या फिर जो लूज पीसेस है उसको निकाल देगा। आफ्टर ईच राउंड ऑफ शाफ्ट मतलब हर राउंड, मतलब हर ब्लास्टिंग के बाद में जो शाफ्ट और रिमूव लूज पीसेस है तब उसको निकालने के बाद ही वो पर्सन को अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए। And at the shift building after every stoppage of work beyond 2 hours, अगर कोई मतलब सबसे पहले शिफ्ट जैसे 8 से 4 की शिफ्ट है उसकी, जैसे 8 से 4 की शिफ्ट है, 8 to 4 शिफ्ट है, तो सबसे पहले वो आएगा 2 घंटे 8 से 10 के बीच में क्या करेगा एट द बिगनिंग, तो साइड्स ऑफ ए शाफ्ट देखेगा और जो जो लूज पीसेस है उसको निकालेगा बाहर, मतलब आदमी जाने से पहले, ठीक है। 8 से 10 के बीच में ये सब निकाल दिया, फिर उसके बाद ब्लास्टिंग हुई, उसके बाद भी उसको शिफ्ट में जब जब ब्लास्टिंग होती है तब तक उसको साइड्स का एग्जामिनेशन करना है और पर्सन को अपने को निकालना है शिफ्ट के बाहर, मतलब जो लूज लूज पीसेस है उसको निकालना है और तभी पर्सन को अंदर अलाउ करना है शिफ्ट बिगिनिंग में, ठीक है। सबसे पहले वो इंचार्ज रहेगा या फिर वो माइंड के अपने दो घंटे की ड्यूटी पड़े, 2 घंटे की, 4 घंटे की, सेम 2 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन ये इस सेक्टर में बिगिनिंग ऑफ शिफ्ट में सेम टू सेम। Regulation number 117, avoidance of danger. If an competent person in charge of a mine district find that the mine or district is dangerous, अगर कोई competent person को जो इंचार्ज है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट माइन के डिस्ट्रिक्ट में उसको मिलता है कि जो माइंस की जो डिस्ट्रिक्ट है वो डेंजरस है ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर, कोई भी रीजन जिसकी वजह से ये डेंजरस है, ही शैल इमीडिएटली विड्रॉ ऑल पर्सन फ्रॉम द माइन डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले सब सारे पर्सन को तुरंत उसको विड्रॉ करना है माइन की शिफ्ट से, एंड सच प्लेसेस शैल बी फेंस्ड, और वो प्लेसेस को फेंसिंग करना है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंट्री ऑफ एनी पर्सन, कोई पर्सन गलती से वहां पे एंट्री ना हो जाए इसलिए उसको फेंसिंग करना है। ही शेल ऑल्सो इमीडिएटली इन्फॉर्म द मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर अबाउट द डेंजर एंड ही शेल रिकॉर्ड द फैक्ट इन द बुक। वो तुरंत इन्फॉर्म करेगा मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को, अंडरग्राउंड मैनेजर को डेंजर के बारे में, और वो फैक्ट रिकॉर्ड करेगा कि डेंजर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी फैक्ट कोई भी चीज अगर उसके बारे में होंगी तो उसको वो प्रॉपरली मतलब लिखेगा वो बुक। मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर shall make careful examination of the mine district, जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर है उसके बाद में केयरफुल एग्जामिनेशन करेंगे वो शाफ्ट वो माइंस का डिस्ट्रिक्ट को,
एंड अनलेस नेसेसरी फॉर एक्वायरिंग टू द कॉज ऑफ डेंजर और रिमूवल ऑफ डेंजर, तब तक उसको मतलब नेसेसरी वो अगर जब तक वो कॉज ऑफ डेंजर या फिर डेंजर को रिमूव नहीं कर देते तब तक वो इंस्पेक्शन करते रहेंगे। नो पर्सन शेल री एंटर द माइन और डिस्ट्रिक्ट अंटिल इट इज सेफ, कोई पर्सन तब तक माइंस में एंट्री नहीं करेगा वापस से तब तक कि उसको जब तक कि उसको मालूम नहीं पड़ा है कि माइन सेफ है। रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, जो रिपोर्ट होंगी वाली एग्जामिनेशन को अपने को एक बुक में रिकॉर्ड करना है, साइन एंड डेटेड बाय पर्सन मेकिंग द एग्जामिनेशन, वो साइन करेगा और डेट डेट देगा वो जो पर्सन जो एग्जामिनेशन कर रहा है। इंग्लिश नंबर 118 जनरल प्रिकॉशन, इसमें ये बताया गया है जहाँ पे बहुत सारे पर्सन वर्किंग करते हैं वहाँ पे एक एक पर्सन को वहाँ पे इंचार्ज बनाना पड़ेगा। समझ लो आपकी शिफ्ट में आपके पास 5 लेबर है, तो 5 में से एक लेबर को अपने को एक इंचार्ज बनाना पड़ेगा, वो पर्सन का इंचार्ज। हम वो कब बनाएंगे, जब वो 21 ईयर्स की एज हो और उसके पास वो वर्किंग वाले माइंस में कम से कम 3 ईयर्स से ज्यादा हो या ज्यादा एक्सपीरियंस मतलब माइंस में कम से कम 3 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा, तो 5 में से एक को अपन को इंचार्ज बनाना पड़ेगा और उसकी एज कम से कम 21 ईयर्स होना चाहिए। Every person shall carefully examine the working place before commencing work and at any shift intervals. वहाँ पे सारे पर्सन को अपने को एग्जामाइन करना है वर्किंग प्लेस में, और हर पर्सन को एग्जामाइन करना है वर्किंग प्लेस में शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले और शिफ्ट के इंटरवल्स में भी। नो पर्सन शैल वर्क और ट्रेवल एनी फुटपाथ लेस देन 1.5 मीटर वाइड्स, कोई भी पर्सन मतलब कोई भी वहाँ पे काम नहीं करेगा जिसकी जो विड्थ है फुटपाथ की वो 1.5 मीटर से कम हो। ठीक, एंड इट्स हाइट्स इफ द हाइट्स ऑफ द फॉल इज मोर देन 1.8 मीटर, अगर हाइट अगर कहीं 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 की भी 1.8 मीटर नहीं है, उसके वो 1.8 मीटर की हाइट के ऊपर काम नहीं करेगा अनलेस प्रोटेक्टेड बाय फिश गार्डलेट्स, अगर जब तक कि उसके पास गार्डलेट्स फिश या फिर रोप ऐसा वहां पे यूज ना हो, ताकि वो फॉल, अगर कोई फॉल हुआ समझ लो अगर 1.8 मीटर की हाइट के ऊपर काम कर रहा है और फॉल हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वो गिर गिर सकता है। 1.8 मीटर हाइट मतलब अच्छी खासी हाइट है, तकलीफ तो मतलब लगेगा तो जरूर। तो आपने को कम से कम गार्डरेल प्रोवाइड करना है, फेंसिंग करना है या तो रोप यूज करना है जिसकी वजह से वो फॉल ना हो। तो भाई वो 1.5 मीटर वाइड विड्थ से अगर कम है तो पर्सन काम नहीं करेगा, और उसकी हाइट 1.8 मीटर से ज्यादा है तो उसको कम से कम गार्डलेट फेंस या फिर रोप को यूज करना है जिसकी वजह से वो फॉल ना हो। नो पर्सन शैल कैरी एनी लोड along the road having footpath having an inclination 30 degrees or more from horizontal। ठीक है, अपन ने 30 डिग्री और एक बार पढ़े थे, 30 डिग्री वाला बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कोई पर्सन कोई भी लोड कोई भी लोड करा रोड में और फुटपाथ में करेंगे नहीं करेगा इंक्लिनेशन 30 डिग्री से और ज्यादा हॉरिजॉन्टल में हो। अपन ने पढ़े थे कि तो जो 30 डिग्री के एंगल्स में कोई भी पर्सन एक्सप्लोजिव कोई यूज नहीं करेगा, एक्सप्लोजिव या फिर कोई भी चीज टूल्स कैरी नहीं करेगा। सेम टू सेम इसमें भी ये है कि फुटपाथ में 30 डिग्री से ज्यादा कि इसमें कोई लोड कैरी नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल से, ताकि ऐसे अगर वो गिरता है तो रोल होके ऑब्वियसली नीचे गिर सकता है, और नीचे में अगर कोई सामान वामान रखा हो तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। 30 डिग्री के ज्यादा में कोई लोड नहीं करेगा। फॉर ए रोड और फुटपाथ अलॉन्ग विद लोड्स आर कैरिड बाय पर्सन शेल कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। रोड और फुटपाथ जहाँ पे अपना जो लोड कैरी हो रहा है 30 डिग्री से ज्यादा में तो लोड कैरी नहीं करेगा, लेकिन 30 डिग्री से कम जहाँ पे अपना जो लोड कैरी हो रहा है तो वहाँ पे क्या क्या मतलब प्रोविजन अपने को फॉलो करना पड़ेगा वो होगा। ब्रेथ ऑब्लिक विड्थ ऑफ रोड शैल नॉट बी लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम उसकी विड्थ नहीं होना चाहिए। एवरी प्लेस वन, वो तो सीधी सी बात बोले कि 1.5 मीटर से कम की जो विड्थ है उसमें इंसान काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें बोल रहा है कि रोड और फुटपाथ में अगर अलाउड के लोगों को काम करना है तो उसकी जो विड्थ होना चाहिए वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। एट एवरी प्लेस वेयर इंक्लिनेशन एक्सिड 15 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल्स, 30 डिग्री में तो काम करेगा ही, लेकिन अगर 50 डिग्री से ज्यादा का एंगल होता है तो वहाँ पे लेवल स्टेप्स अपने को प्रोवाइड करना है। ये फुटपाथ के केस में, फुटपाथ मतलब कोई भी मतलब काम करने वाली जगह। द वर्टिकल हाइट्स ऑफ एनी स्टेप्स नॉट एक्सीड 0.20 मीटर्स, कोई भी वर्टिकल हाइट्स होंगी कोई भी स्टेप्स की। अब इसमें क्या बोलते हैं, जो स्टेप्स है सीढ़ी कैसी होती है कि ऐसी होती है, ऐसी 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 ये स्टेप होती है। जो वर्टिकल हाइट्स है मतलब ये वाली जो हाइट है, थोड़ा सीढ़ी को बड़ा बना देता हूँ। जो वर्टिकल हाइट है इसकी ये वाली, इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट्स। ये 0.20 से ज्यादा नहीं होंगी, 0.20 मीटर से, सॉरी 0.20 मीटर से ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, और इसकी जो एज से लेके जो बैक है वो 0.35 मीटर से कम नहीं होंगी। ये 0.2, आप सोचिए देखो ना, आपको जो स्टेप में जितनी छोटे छोटे स्टेप होती है तो जल्दी जल्दी चढ़ के होता है। अगर ज्यादा बड़ी बड़ी स्टेप रहेंगे तो ऑब्वियसली आप अपना थकान ज्यादा ज्यादा होता है, और जितना लंबा ये रहेगा उतना फायदा रहेगा। तो वही बोला है 0.8 से लेके विड्थ तक के, एज से लेके बैक मतलब एज ये हो गया, ये समझ लो ये
ये एज हो गया, और इसके लेके जो बैक है, जो बैक हो गया, तो ये 0.35 से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा ही हुआ तो भी चलता है। आप सोचिए, खुद खुद ही सोच के देखिए कि जब आप स्टेप चढ़ते, तो आपका अगर ये जितना शॉर्ट होगा, ये जो वाला डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस जितना शॉर्ट होगा तो उतना जल्दी आसानी जाएंगे, और जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जितना जितना बड़ा होगा उतना अपने को फायदा होगा। तो हॉरिजॉन्टल अपना 0.20 से कम नहीं होना चाहिए वर्टिकल डिस्टेंस, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 0.35 से कम नहीं होना चाहिए। वो 0.20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 0.35 से कम नहीं होना चाहिए। फुटपाथ पे पड़े, फुटपाथ में अपन ने वही पढ़े कि फुटपाथ में 15 डिग्री से ज्यादा तो अपने को स्टेप प्रोवाइड करना है, 30 डिग्री से ज्यादा किसी को अलाउड नहीं है। 1.5 मीटर के ब्रिज से वो कम में उसको काम नहीं करेगा। उसकी हाइट अगर 1.8 मीटर से ज्यादा है तो वो तभी काम करेगा जब वहाँ पे गार्ड रेल्स या फिर कोई भी चीजें फिक्स करने के लिए। और कोई भी पर्सन अगर 30 डिग्री से ज्यादा में लोड नहीं काम करेंगे, और 15 डिग्री से ज्यादा है तो अपने को स्टेप्स प्रोवाइड करना है। और वो स्टेप्स की जो वर्टिकल हाइट है वो 0.20 होंगी मीटर, और उसकी जो विड्थ ऑफ स्टेप्स है वो 0.35 मीटर होंगी। Gangplanks used for loading purpose shall not be the part of a footpath, provided it shall be so inclined on or constructed as to secure foothold. जो gangplanks अपन यूज करते हैं, gangplanks क्या होता है, समझ लो ये जैसे नाव देखे होंगे ना अपने, नाव या फिर शिप में, समझ लो यहाँ पानी पानी रहता है, ये सर मतलब ये जमीन रहती है, जमीन से अपने को एक ऐसा एक एक पुल समान, हल्का छोटा सा पुल बोल सकते हो उसको, जो अपने को रहता है वहाँ पे, यहाँ से वहां तक पास होने के लिए, तो उसको गैंगप्लैंक्स यूज बोलते हैं। जैसे समझ लो ये एक फुटपाथ है, दूसरा फुटपाथ है, इसको ज्वाइनिंग के लिए अपन गैंग प्लैंक यूज कर रहे हैं कि यहाँ से लोग यहाँ से वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं। अगर जहाँ अपन गैंग प्लैंक यूज करते हैं अपन लोडिंग पर्पज के लिए, तो वो फुटपाथ का पार्ट नहीं होगा, वो फुटपाथ से अलग होगा। इट शेल बी सो इंक्लाइंड ऑन कंस्ट्रक्ट, मतलब वो ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से एक सिक्योर फुटपाथ हो। गैंग प्लैंक सिर्फ लोडिंग पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, फुटपाथ के लिए यूज नहीं होना चाहिए। फुटपाथ मतलब ट्रेवलिंग रोड भी होता है नॉर्मली, वो यूज उसको उसके बोलते हैं फुटपाथ। नो पर्सन शेल बी परमिटेड टू वर्क अलोन इन एनी रिपोर्ट पार्ट ऑफ ए माइन, कोई भी रिमोट पार्ट है जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं है, तो वहां पे एक पर्सन को अलाउड नहीं करेंगे। नो नो इन एक्सपीरियंस पर्सन टू बी एम्प्लॉयड फॉर एनी वर्क एक्सेप्ट अंडर सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस पर्सन, कोई भी इन एक्सपीरियंस पर्सन को अपने को तब तक एम्प्लॉय नहीं करना है वर्क में जब तक कि वो सुपरविजन एक एक्सपीरियंस पर्सन के इसमें ना हो। थैंक यू। और ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम इसको शेयर कर दो, क्योंकि और वीडियोस अपन अपलोड करेंगे बाकी के चैप्टर्स की। थैंक यू।